आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 11 इतिहास में पार्ट 8 लिया है आज हमने, और पार्ट 8 में जो पार्ट का नाम है संस्कृतियों का टकराव, उसके महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो हम देखेंगे, और साथ में ये नोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप इसे याद भी ज़रूर से कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पाठ के अंदर है संस्कृतियों का टकराव है, उसे हम सामान्य परिचय के तौर पे हमें इनके बिंदुओं को है वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर कि जो है इस पार्ट के अंदर यात्री, जो यूरोप के यात्री थे जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी और अमेरिका और उसके आसपास के इलाकों को खोज निकाला था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यानी पहली बार उन्होंने अटलांटिक पार किया था, और उसका विवरण जो इतिहास में हमें मिलता है वही हम इस पार्ट के अंदर अध्ययन करेंगे। तो जाने कि 15वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप वासियों एवं उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच कई संघर्ष हुए। संघर्ष अर्थात युद्ध हुए या कई लड़ाइयाँ हुई। इसके पीछे यही कारण था कि यूरोपवासी जब वहाँ गए उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरफ, तो वहाँ के मूल निवासियों के जीवन को उन्होंने जो है त्रासदी से भर दिया था, और इस वजह से वहाँ के लोगों ने अपने सुरक्षा के लिए उनसे कई बार संघर्ष भी किया। इस अवधि में विभिन्न खनिजों की प्राप्ति हेतु यूरोप वासियों ने कई अज्ञात महासागरों में साहसपूर्ण अभियान किए, जिनके माध्यम से उन्होंने नए नए व्यापारिक मार्गों को खोजा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूरोपवासी जब अटलांटिक पार करके, ठीक है, अटलांटिक क्या है, महासागर है, अटलांटिक पार करके जब अमेरिका की तरफ गए तो इसके साथ ही उन्होंने अन्य महासागरों को भी पार किया, और इस प्रकार से उन्होंने जो दुस्साहसिक कार्य किए थे उसके आधार पर उन्होंने नए नए मार्गों को खोज निकाला था। ठीक है, इसके बाद अन्य बिंदु हम देखते हैं कि सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने विभिन्न व्यापारिक मार्गों की खोज प्रारंभ की थी। यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि किसने सबसे पहले व्यापारिक मार्गों की खोज की थी यूरोप में, तो स्पेन और पुर्तगाल, दोनों ही सटे हुए देश है, और जो है छोटे छोटे देश है, किनारे की तरफ ही आते हैं। तो ये स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने विभिन्न व्यापारिक मार्गों की खोज है वो प्रारंभ की थी। इन देशों के नाविकों ने पोप से उन देशों पर शासन करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया था जिन्हें वे भविष्य में खोजेंगे। पोप, पोप कौन होता है, ईसाई धर्म का धर्मगुरु। ठीक है, और वहाँ पर उस समय ऐसा नियम था कि जब कोई भी व्यक्ति समुद्र में उतरता था या समुद्र को की यात्रा पर जाता था, तो एक तो उन्हें पोप से जो है अनुमति लेनी होती थी, और इसके साथ ही शासक भी उन्हें अनुमति दिया करते थे, जो कि वहाँ के शासक होते थे, और उनके लिए धन धान्य और साधन है वो जुटाने का कार्य करते थे। और इस प्रकार से पोप उस समय सार्वभौम शासक माना जाता था यूरोप जगत में, उसका धर्म के आधार पे वर्चस्व हुआ करता था। तो पोप से जब वो एक अधिकार पत्र हासिल कर लेते थे, उसके बाद पोप ने भी उन्हें कि जो भी क्षेत्र वो खोजेंगे भविष्य में वो उनके ऊपर राज कर सकेंगे, तो इस प्रकार से उन्होंने शासन करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया था। तो जो जो यात्री यात्राओं पर गए तो उन्होंने इस आधार पर भी उन यात्राओं को जो है अच्छे से निभाने की कोशिश है वो की, क्योंकि उन्हें लालच था, उन्हें जो है नए नए क्षेत्रों के अधिकार मिलने का जो है वो था मन में कि हम राजा बनेंगे, हम प्रतिनिधि के रूप में शासन करेंगे, तो इस आधार पे उन्होंने उन रास्तों को खोज निकाला था। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है 1492। ठीक है, ईस्वी में स्पेन के शासकों के तत्वाधान में इटली निवासी जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, आपको याद रखना क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस है जिसे हम कोलंबस कहते हैं, और इसका वास्तविक नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा उन्हें उसने इंडीज अर्थात भारत और भारत के पूर्व में स्थित देश है वो समझा था। तो इस प्रकार से देखिए, कोलंबस के बारे में कहा जाता है कि कोलंबस हिंदुस्तान या इंडिया की खोज करना चाहता था, भारत की खोज करना चाहता था। और जब कोलंबस अपने जहाज को लेकर अटलांटिक पार कर रहा था, उस दौरान कोलंबस को ये लगा कि जो क्षेत्र जो उसे दिखाई दिया था 1492 के अंदर, उसे लगा कि वो इंडिया आ गया है, भारत आ गया है, और लेकिन वो इंडिया या भारत नहीं आया था, बल्कि वो अमेरिका की तरफ पहुंच गया था, और वहाँ पर उसे लगा कि उसने भारत की खोज कर ली है। तो कोलंबस ने जिसे भारत समझा था, इंडिया समझा था, उस क्षेत्र को उसने इंडीज़ के नाम से भी जाना था, और इस प्रकार से वहाँ के लोगों को भी उसने जो है रेड इंडियंस के नाम से पुकारा है। उस समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के दो प्रकार की संस्कृतियों के लोग रहते थे। जब कोलंबस और अन्य यूरोप के यात्री जब अमेरिका की तरफ गए थे, तो अमेरिका आज भी हम देखते हैं दो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो वहाँ पे कई प्रकार की संस्कृतियों के लोग वहाँ रहते थे, वहाँ के स्थानीय मूल निवासी थे। एक और कैरेबियन क्षेत्र था, ठीक है, और दूसरी तरफ ब्राजील में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, जबकि दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी। तो देखिए, कैरेबियन क्षेत्र जो कि वहाँ का इलाका है, समुद्री इलाका है, और ब्राज़ील, ब्राज़ील तो आज हम जानते हैं दक्षिण अमेरिका का इलाका है। तो यहाँ पर
कई प्रकार की राज्य व्यवस्थाएं मौजूद थी और वहाँ पे अनेक प्रकार की संस्कृति के लोग वहाँ पर रहते थे, जिसमें कुछ लोग खेती करते थे, खनन आधारित उद्योग भी वहाँ पे चलते थे और राजतंत्रात्मक अर्थात शासकीय राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं वहाँ पर मौजूद थी, राजा वहाँ पर होता था। मेक्सिको और मध्य अमेरिका के एज़टेक और माया समुदाय और पेरू के इंका समुदाय के समान यहाँ भव्य वास्तुकला थी। मेक्सिको अगर हम देखें तो अमेरिका के सेंटर का पॉइंट है, सेंटर। आज मेक्सिको एक देश है, अमेरिका का ही है। तो मेक्सिको और मध्य अमेरिका के एज़टेक, उस समय वहाँ पर एज़टेक समुदाय के लोग रहते थे और इसके अलावा माया समुदाय, इंका, पेरू के इंका समुदाय, ये दक्षिण अमेरिका का समुदाय था। ये दो उत्तरी मध्य अमेरिका में आ जाएंगे और ये दक्षिणी अमेरिका के अंदर। यहाँ भव्य वास्तुकला थी, वास्तुकला अर्थात भवन निर्माण की कला, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका की खोज और बाद में बाहरी लोगों का यहाँ बसना यहाँ के मूल निवासियों और उनकी संस्कृतियों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। अब यहाँ पे जब बाहरी लोग आ गए, यूरोप के निवासी यहाँ पर आ गए, तो यहाँ की संस्कृति धीरे धीरे नाश होने लगी, क्योंकि ये लोग सीधे साधे लोग थे और शांतपूर्ण तरीके से जीवन है वो जीते थे, कबीलों में रहते थे। लेकिन जब बाहरी लोग, यूरोप के लोग यहाँ आ गए, तो इनकी जीवन लीला और इनकी संस्कृति है वो धीरे धीरे ह्रास होने लग गई थी, नाश होने लग गई थी। यूरोपवासी अमेरिका से गुलाम पकड़कर या खरीदकर उत्तरी दक्षिणी अमेरिका की खानों और बागानों में काम करने के लिए बेचने लगे, जिससे दास व्यापार की प्रथा शुरू हो गई। देखिए, यूरोपवासी जब यहाँ आ गए उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की तरफ, और यहाँ पर जब इन्होंने यहाँ पर अपने अधिकार जमा लिए, यहाँ के बड़े बड़े भू क्षेत्रों को, भूखंडों को अपना जो है हिस्सा बना लिया और उनके ऊपर जब अधिकार कर लिए, तो यहाँ पे उन्होंने कई बड़े बड़े खेत खलिहान साफ कर लिए, बागान लगाए और खानों के अंदर भी यहाँ के मूल निवासियों से काम कराना शुरू कर दिया। लेकिन मूल निवासी जब कम पड़ गए, कई बीमारियों से मर गए, कई प्रकार की जो है संघर्ष में मारे गए, और ऐसे में जब उनके यहाँ पे काम करने वाले लोगों की कमी आ गई, तो अब उन्होंने अफ्रीका की तरफ रुख किया। अफ्रीका जो कि पास में ही अटलांटिक पार करके सामने ही देश पड़ता है, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप है, तो वहाँ से उन्होंने बहुत सारे जो है दास पकड़ के लाए और उस प्रकार से दासों को वो यहाँ बागानों में, खेत खलिहानों में काम करने पे लगा देते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे दास व्यापार यानी मनुष्य के रूप में दासों की खरीद फरोख्त है वो शुरू होगी, जिसे दास व्यापार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अमेरिका के लोगों पर यूरोपियों की विजय का एक दुष्परिणाम ये हुआ कि अमेरिकी लोगों की पांडुलिपियों और स्मारकों को निर्ममतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। देखिए, जब कोई बाहरी संस्कृति जो है स्थानीय संस्कृति पर हावी हो जाती है, तो ऐसे में स्थानीय संस्कृति धीरे धीरे नाश होने लग जाती है। और यूरोप वासियों ने भी वही किया। जो यहाँ के जो लोग थे, एज़टेक था, चाहे वो माया सभ्यता, चाहे एज़टेक लोग ले लो, चाहे इंका ले लो, ये सारी सभ्यताएं यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पर इनकी अपनी एक संस्कृति थी, इनकी अपनी एक वास्तुकला थी, इनकी अपनी जो है विभिन्न प्रकार के जीवन जीने के तरीके थे। तो यहाँ के लोगों ने, जब यूरोपवासी यहाँ पर आ गए, तो उन्होंने यहाँ की पांडुलिपि अर्थात हस्तलिखित लेख, जिसे हाथों से लिखा जाता है, अपनी संस्कृति के बारे में जो जानकारी देते हैं, तो वो उन्होंने नष्ट कर दिया। और इसके अलावा स्मारक, जो कि वहाँ के किसी न किसी प्रकार के राजा महाराजा या कोई न कोई विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित जो भी स्मारक होगी, तो उन्हें भी, स्मारक यानी किसी की याद में बनाया गया चबूतरा भी ले सकते हैं, किसी की याद में बनाया गया कोई मूर्ति वगैरह ले सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने नष्ट कर दिया। कारण था कि वो अपना ही श्रेय लेना चाहते थे, वो मूल निवासियों को जंगली और गए और बीते हुए लोग बताना चाहते थे। इस प्रकार से उन्होंने नष्ट कर दिया और उनके अनुसार कि उन्होंने ही आके इन लोगों को सुधारने का प्रयास है वो किया, ये श्रेय ये दुनिया के सामने लेना चाहते थे। तो इस प्रकार से ये मूल निवासियों की संस्कृति पर यूरोपीय लोगों का आना उनके लिए नाशप्राय सिद्ध हुआ था। इन अमेरिकी संस्कृतियों को जानने के लिए अब हमारे पास यात्रा वृत्तांत, नाविकों की डायरिया तथा राजकीय संग्रहालयों के अभिलेख मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि जो है हम जो है अमेरिकी संस्कृतियों को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत महत्वपूर्ण है। तो यात्रा वृत्तांत, जो यात्री इन यात्राओं करके अमेरिका की तरफ गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या फिर मेक्सिको की तरफ गए, तो इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखे। इसके अलावा जो नाविक जो नाव में बैठकर यात्रा करते थे, उनके रोजनामची या डायरियाँ जो लिखी होती थी, और इसके अलावा संग्रहालय में जो भी अभिलेख वगैरह मिलते हैं, वो हमें उस समय के एज़टेक, माया, इंका, इन सब की सभ्यताओं की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है वो साबित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कि दक्षिण अमेरिका आज भी घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ है। देखिए, दक्षिण अमेरिका जो कि ब्राज़ील जहाँ का मुख्य बड़ा देश है, और इसके यहाँ पर आज भी घने जंगल है। अमेजॉन नदी यहीं बहती है। तो यहाँ पर कि संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन मीलों तक यहाँ के घने जंगली क्षेत्रों में होकर बहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज भी वहाँ पे घने जंगल है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं, कैरेबियन द्वीप समूह और ब्राज़ील के जन समुदाय। कैरेबियन द्वीप समूह, ठीक है, अटलांटिक महासागर
और वहीं पे मेक्सिको की तरफ कैरेबियन जो है द्वीप समूह पड़ता है, कैरेबियन सागर पड़ता है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप थे, यहाँ पर बहुत सारे समुदाय रहते थे। और इसके अलावा ब्राज़ील के जो जन समुदाय है, जो इनका लोग वगैरह थे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लोग रहते थे। देखिए, अरावाकी लुकायो, यहाँ पे अपने आप में क्वेश्चन है अरावाकी समुदाय, ठीक है, जिसका पूरा नाम है अरावाकी लुकायो। ये लोग कैरेबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूह, जिन्हें बहामा कहा जाता है, बहामा द्वीप समूह, ये छोटे छोटे द्वीप है टुकड़े टुकड़े में। और यहाँ पे विभिन्न कबीले रहते थे, और खास तौर से यहाँ पे अरावाकी लुकाया कबीला है, ये समुदाय है जो कि यहाँ पे कैरेबियन सागर के द्वीप समूह में रहता था, और ये बहामा द्वीप समूह कहा जाता था जिसे, तथा वृहत्तर एंटीलीज में रहते थे। कैरिब नाम के एक खूंखार कबीले ने इन्हें लघु एंटीलीज प्रदेशों में खदेड़ दिया था। यहाँ पे अक्सर ये लोग लड़ते रहते थे। ये अरावाकी समुदाय था और दूसरा कैरिब कबीला था, दो कबीले थे, और ये एक खूंखार और ज़बरदस्त कबीला था, और उन्होंने अरावाकी लुकाई लोगों को यहाँ से हटा दिया था। ठीक है, अब दूसरा, अरावाकी लोग शांति प्रिय थे। अरावाकी लोग कभी कभी पूछा जाता है, सीधा डायरेक्टली 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, अरावाकी समुदाय के लोग कैसे थे। तो अरावाकी लोग शांति प्रिय थे और लड़ने की अपेक्षा बातचीत से झगड़े निपटाना अधिक पसंद करते थे। वे कुशल नौका निर्माता थे। नौका निर्माता अर्थात वो नाव बनाने में कुशल थे। कारण थे कि वे द्वीप समूहों में रहते थे, छोटे छोटे द्वीपों में थे, तो अक्सर वो समुद्री यात्राओं पर जाते थे, मछली वगैरह पकड़ना, और जो है एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर भोजन की तलाश वगैरह में जाना, तो इसलिए वो नौका अच्छे से बना लेते थे, नाव अच्छे से बना लेते थे। अरावाकी लोग खेती करते थे, शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और अपना जीवन साधारण तरीके से जीते थे। अरावाकी लोग खेती में क्या क्या उगाते थे? देखिए, मक्का, मीठे आलू और अन्य कंदमूल और कसावा पैदा करते थे। ये सभी फसलें हैं वो लोग उगाया करते थे। अरावाकी लोगों में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे तथा जीववादी थे। संगठित रहते थे और जीववादी अर्थात आत्मा में वो विश्वास रखते थे। ठीक है, आत्मा परमात्मा में वो विश्वास रखते थे। फिर है, ये लोग सोने के गहने पहनना पसंद करते थे। बहुत ही सादगी से रहते थे, लेकिन फिर भी सोना इन्हें पहनना पसंद था। परंतु यूरोप वासियों की तरह सोने को उतना महत्व नहीं देते थे। उस समय उनको सोने का इतना लालच नहीं था, और उन्हें कोई यूरोपीय सोने के बदले कांच के मनके भी दे देता था तो वे खुश हो जाते थे, क्योंकि उन्हें कांच का मनका ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था। तो इतने भोले भाले लोग थे ये कि यूरोपवासी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने उनसे सारा सोना उनका तो उतरवा के ले लिया, और साथ में उन्हें कांच के मनके, कांच की मालाएं वगैरह दे देते। तो ये उसकी चमक देखकर खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, और अपना सोना उतार के उनको दे देते थे। लेकिन यूरोपवासी बड़े ही चालाक थे और उन्होंने आसानी से इनको अपने नियंत्रण में ले लिया था। अरावाकी लोगों की बुनाई की कला बहुत उन्नत थी, ठीक है, जिसे यूरोपीय लोग पसंद करते थे। ये जो है बुनाई की कला से वाकिफ थे। तुपिनाम्बा समुदाय के लोग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर और ब्राज़ील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांव में रहते थे। जिस प्रकार से अरावाकी लुकाया समुदाय के लोग हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर तुपिनाम्बा समुदाय भी मिलता है। और ये दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर ब्राज़ील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांव में रहते थे, और पेड़ के नाम पर ही ब्राज़ील देश का नाम पड़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील कैसे पड़ा? तो वहाँ पे ब्राज़ीलिया के पेड़ पाए जाते हैं, ब्राज़ील वृक्ष पाया जाता है, जिसके आधार पर ही उस देश की पहचान है वो ब्राज़ील पड़ गई। तुपिनाम्बा लोग खेती नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके लिए उन्हें जंगलों को काटकर साफ करना पड़ता था। अब ये जंगलों में ही रहते थे, तो ऐसे में उन्हें खेती करना नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे घने जंगल थे। तो वे जंगलों को काटने के लिए हंसियाँ, दराती, कुलाड़ी आदि के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि कारण था कि वो जंगलों के काटने के लिए उनके पास न तो ये सारे धारदार हथियार थे, न कुलाड़ी थी, न दराती थी। तो उनके पास कारण था कि लोहा नहीं था। तो इस प्रकार से वो जंगलों में ही रहते थे और जंगली कंदमूल खाकर अपना जीवन है वो जिया करते थे। अब है मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाएं। देखिए, मध्य अमेरिका जो कि मैक्सिको कह सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका जो कि पेरू और इनका सभ्यता के लोग हैं। तो यहाँ पर राज्य व्यवस्थाएं अर्थात वहाँ की व्यवस्थाएं या राजतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ पर कैसी थी। देखिए, कैरेबियन और ब्राज़ील क्षेत्रों के विपरीत मध्य अमेरिका में कुछ अत्यंत सुगठित राज्य थे, जो कि एस्टेक समुदाय की तरफ इशारा कर रहा है। सुगठित राज्य थे, यहाँ पे छोटे छोटे राज्य भी थे, और यहाँ पे आपस में ये लोग भी अक्सर है आपस में लड़ाई, इनके कबीलों के मध्य संघर्ष चलता रहता था। मक्के की उपज एस्टेक, माया और इनका जन समुदाय की शहरीकृत सभ्यताओं का आधार बनी। आपको यहाँ पे तीनों को याद रखना है कि कोई भी सभ्यता अगर आ जाती है तो मक्का जरूर याद रखना है, क्योंकि ये तीनों सभ्यता के लोग हैं मक्का जरूर उगाते थे। चाहे वो एस्टेक ले लो, चाहे माया ले लो, चाहे इनका ले लो, चाहे अरावाकी लुकाया समुदाय ले लो, ये सारे लोग हैं मक्के की खेती किया करते थे।
इन शहरों की भव्य वास्तुकला के अवशेष आज भी पर्यटकों को प्रसन्नचित्त कर देते हैं। कि वो कहते हैं कि वहाँ पे जो मकान बनाने के, भवन बनाने के जो तरीके वहाँ पर मौजूद थे, वो आज भी बहुत ही सुंदर, वहाँ पे जो भी उनके अवशेष जो दिखाई देते हैं, वो आज भी लोग, जब पर्यटक लोग इनको देखने जाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। अब इस एज़टेक जन, जो कि मेक्सिको और उसके आसपास के प्रदेशों में रहता था, इस जन की क्या विशेषताएं थी, तो देखिए 12वीं शताब्दी में एज़टेक लोग उत्तर से आकर मेक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे। ठीक है, मेक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में ये लोग रहते थे। इस घाटी को मेक्सिको नाम उन्होंने अपने देवता मैक्सिली के नाम पर रखा था। यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन अभी भी आया था हाफिली में कि मेक्सिको नाम किस देवता के आधार पर पड़ा है, तो मेक्सिको। ठीक है, मैक्सिली देवता के आधार पे, तो मैक्सिली देवता के आधार पर ही उन्होंने इस स्थान का नाम मेक्सिको रख लिया था। यहाँ पर उन्होंने अनेक जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो छोटे छोटे कबीले यहाँ पर मौजूद थे और अक्सर उन कबीलों में छोटे मोटे संघर्ष होते रहते थे, लेकिन एज़टेक समुदाय वहाँ पे शक्तिशाली समुदाय था, तो उन्होंने छोटे छोटे कबीलों को हराकर और अपना एक साम्राज्य विस्तार कर दिया था। एज़टेक लोग श्रेणीबद्ध थे। श्रेणीबद्ध से तात्पर्य है वो जैसे उनकी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, शीर्ष पर राजा है, राजा के बाद मंत्रीगण है, मंत्रीगण के अलावा और भी कई लोग थे, जैसे शिक्षक है, शिल्पकार है, ज्योतिष वगैरह, इनको भी अच्छा दर्जा प्राप्त था। इसके अलावा दूसरे अन्य सामान्य लोग हैं उसमें अंदर आया करते थे। ये राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था, यानी राजा को सूर्य का प्रतीक माना जाता था, सूर्य देवता का प्रतीक माना जाता था, या कहने का मतलब है राजा को देवता के समान माना जाता था। योद्धा, पुरोहित और अभिजात वर्गों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था। अब योद्धा जो युद्ध के लिए युद्ध में होते थे, पुरोहित यानी राजपुरोहित या पुरोहित, और अभिजात यानी जो धनी और संपन्न वर्ग के, कुलीन वर्ग के जो लोग थे उन्हें समाज में उचित मान सम्मान था। साथ ही व्यापारियों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। विशेषाधिकार यानी कई प्रकार के उनको जो है विशेष जो है लाभ वगैरह उनको मिल जाते थे, और विशेष अधिकार यानी फैसले लेने के कुछ अधिकार भी शासक की तरफ से उनको दिए गए थे। एज़टेक लोगों ने मेक्सिको झील में कृत्रिम टापू भी बनाए। कृत्रिम टापू यानी जो है मनुष्य ने अपने हाथों से जो कुछ टापू या ऐसे जो है आकार के जो है समूह बनाए, द्वीप समूह बनाए छोटे छोटे, और उनके द्वारा निर्मित राजमहल, पिरामिड बहुत ही सुंदर लगते थे। उन्होंने वहाँ पे अपने राजमहल भी स्थापित किए थे और पिरामिड भी वहाँ पे बनाए थे, जो कि देखने में दूर से भी बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे। ये लोग क्या फसलें उगाते थे, देखिए मक्का उगाते थे, फलियाँ उगाते थे, कुमड़ा उगाते थे, कद्दू और कसावा और आलू, ये सारी फसलें वहाँ की मुख्य फसलें मानी जाती थी। एज़टेक लोग इस बात पर बहुत अधिक ध्यान रखते थे कि उनके सभी बच्चे अवश्य स्कूल जाएं, यानी वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने वाले लोग थे। अगर हम देखें तो पढ़ने लिखने पर भी ध्यान दे रहे हैं। कुलीन वर्ग के लोग, देखिए दो प्रकार की वहाँ पे विद्यालय हुआ करते थे। एक तो कुलीन वर्ग के लोग हैं, वो काल मेकाक, जो कि कुछ वीआईपी विद्यालय होते होंगे, उसमें वो पढ़ने जाते थे, और अन्य बच्चे तेपोकली में विद्यालय में स्कूल पढ़ते ना होंगे। तो यहाँ पर तेपोकली और कालमेका का अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रश्न आता है कि कालमेका क्या है। तो जो एज़टेक समुदाय में जो अभिजात या कुलीन वर्ग के लोग जिन विद्यालयों में पढ़ते थे उन्हें कालमेका कहा जाता था, और तेपोकली में साधारण वर्ग के बच्चे हैं वो पढ़ते थे, यानी उस समय वहाँ पर पढ़ाई लिखाई को महत्व दिया जाता था। अब हम माया समुदाय की तरफ देखें तो ये भी मेक्सिको की यही एक सभ्यता के लोग हैं, और यहाँ पे इन सभ्यता के लोगों की क्या विशेषताएं थी। एज़टेक को तो हमने जान लिया, अब माया समुदाय को देख लेते हैं। मेक्सिको की माया सभ्यता की 11वीं से 14वीं शताब्दियों के मध्य उल्लेखनीय प्रगति हुई थी, यानी माया निवासी है वो मेक्सिको के अंदर ही रहते थे। ये लोग भी मक्के की खेती उनकी सभ्यता का मुख्य आधार थी। तो मक्का आपको तीनों सभ्यताओं में याद रखना, चाहे वो माया आ जाए, चाहे एज़टेक आ जाए, चाहे इंका आ जाए। ठीक है, इनके अनेक धार्मिक क्रियाकलाप और उत्सव मक्का बोने, उगाने और काटने से जुड़े होते थे। उनका हर उत्सव मक्का बोने और उगाने और इनसे ही रिलेटेड होता था, और साथ में इसके कारण खेतों में बहुत अधिक पैदावार होती थी। ये इन्हें कई प्रकार की खेती करने के तरीके आते थे, उन्नत तरीके आते थे, और इसमें ये काफ़ी कुशल थे, जिसके कारण उनको खेतों में अच्छी पैदावार हो जाती थी। माया सभ्यता काल में वास्तुकला, गणित एवं खगोल विज्ञान आदि के क्षेत्र में भी प्रगति हुई थी, यानी उन्हें वास्तुकला का अच्छा ज्ञान था, ये गणित में भी रुचि रखते थे, और खगोल विज्ञान यानी उन्हें सूर्य, चंद्र, तारों इत्यादि का भी उनको अच्छे से ज्ञान था। माया लोगों के पास अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन इस लिपि को अभी तक पूर्ण रूप से किसी ने पढ़ा नहीं है। तो इनकी अपनी एक लिपि थी जिसमें चित्र के माध्यम से वो अपने भाव भंगिमाओं को व्यक्त कर सकते थे, लेकिन आज भी कोई भी इतिहासकार इस लिपि को, कोई भी पुराविद है इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है।
अब है पेरू के इंका लोग। पेरू जो कि दक्षिण अमेरिका की सभ्यता है। हमने मेक्सिको की सभ्यताओं के जो दो पढ़े हैं, जिसमें एक तो एज़टेक पढ़ लिया, दूसरा माया समुदाय पढ़ लिया। अब ये पेरू के इंका लोग हैं वो दक्षिण अमेरिका की तरफ है और उनकी विशेषताएं देखिए। यहाँ पर जो इंका लोग थे उनकी क्या खासियत थी, तो दक्षिण अमेरिकी संस्कृतियों में सबसे विशाल पेरू की क्वेचिया या इंका लोगों की संस्कृति थी। इन्हें क्वेचुआ भी कहा जाता है, ठीक है, क्वेचुआ या फिर इंका। तो मेन हम इतिहास में इंका जानते हैं, लेकिन अगर कहीं आ जाता है कि क्वेचुआ क्या आता है, तो इंका सभ्यता के लोगों की ही संस्कृति थी। इंका साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था, यानी वही राज्य व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। राजा में संपूर्ण शक्ति नहीं थी, तो शक्ति का आधार है वो राजा ही हुआ करता था। इंका साम्राज्य इक्वाडोर से चिली तक 3000 मील तक फैला हुआ था, ठीक है। इक्वाडोर जो कि छोटा सा देश ही है और चिली ये भी वहाँ का स्थानीय है, देश है, तो ये 3000 मील तक फैला हुआ था। इंका लोग उच्च कोटि के भवन निर्माता था। ये भी वास्तुकला में काफ़ी निपुण थे, इन्हें अच्छे भवन बनाने आते थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वेडोर से चिली तक अनेक सड़कें बनाई थी। देखिए वह उस समय वहाँ पर वास्तुकला काफ़ी उन्नत थी और वहाँ के जो है तरीके थे कि उन्होंने पहाड़ों को काट काट कर सड़कें हैं वो बनाई थी इक्वेडोर से चिली तक। इनके किले शिलापट्टियों को इतनी बारीकी से तराश कर बनाए जाते थे कि उन्हें जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती थी। राजा ने अपने लिए दुर्ग बनाए थे, ठीक है, किले भी बनाए थे और उनको भी इस प्रकार से जो पत्थर को जोड़ा जाता था, शिलापट्टी यानी शिला यानी पत्थर, ठीक है, और उनको इस प्रकार से तोड़कर तराश कर बनाया जाता था कि कहते हैं कि उस समय उनको गारे जैसी सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती थी, काफ़ी अच्छे से वो इमारतें खड़ी कर देते थे। राजमिस्त्री से मतलब होता है भवन बनाने वाला बड़ा कारीगर, ठीक है, कारीगर जिसे हम कहते हैं। तो राजमिस्त्री शिलाखंडों को सुंदर रूप देने के लिए शल्क पद्धति, जिसे फ्लैकिंग कहते हैं, शल्क पद्धति यानी जिसे मतलब पत्थर को तोड़कर तराश कर उसे बनाना, जिसमें हथौड़ा और छेनी का उपयोग करते थे, प्रभावकारी होने के साथ साथ सरल भी होती थी। तो उन्हें पत्थरों को आकारों में काटना आता था और उस आधार पर फिर उनको बनाया जाता था। और इसके साथ ही इंका सभ्यता का आधार है, मूल आधार जिसे अगर हम देखें तो वो कृषि करते थे, ठीक है। उनकी अपनी भूमि उपजाऊ न होने के कारण पहाड़ी इलाकों में उन्होंने सीढ़ीदार खेत भी बनाए थे। यहाँ पे सीढ़ीदार खेती के भी जो है स्रोत मिलते हैं, जानकारी मिलती है कि वो सीढ़ीदार खेत है वो उगाते थे या खेती करते थे। जल निकासी तथा सिंचाई की प्रणालियों का विकास भी उस समय यहाँ पर किया गया था। उनकी बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उनकी कला है वो उत्तम कोटि की थी। तो ये मिट्टी की बर्तन बनाने में भी काफ़ी कुशल थे, इसके अलावा वो बुनाई भी अच्छे से किया करते थे। ये सब जो है इंका के सभ्यता के लोगों की विशेषताएं हैं, जिसमें ये सारे लोग निपुण थे। उन्होंने लेखन की किसी प्रणाली का विकास नहीं किया था, यानी लेखन कला की उनको कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पास हिसाब लगाने की एक प्रणाली थी, ठीक है, यानी वो हिसाब किताब करने में होशियार थे, कुशल थे और उस प्रणाली को क्वीपू कहते थे। देखिए क्वीपू अर्थात डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब लगना। अब वो क्या करते थे, उनके पास जब वो किसी चीज़ का किसी भी दिन का या किसी भी प्रकार की जो है हिसाब किताब रखते थे, तो उसमें डोरी ले लेते थे, डोरी यानी कोई भी धागा या डोरी, और उस पर जितने दिन या जितने जैसे कोई चीज़ बाकी होती थी तो उस पर उतनी गांठें लगा देते थे ऐसे, और इस गांठों के आधार पे वो हिसाब रख लेते थे। जैसे मान लो कि किसी को 2000 रुपये या 5000 रुपये दे दिए तो उन्होंने 2 गांठें लगा दी, या 5000 दे दिए 5 गांठें लगा दी, या कोई शादी ब्याह का मौका ही है 3 दिन शेष रहे तो 3 गांठें लगा दी, और 4 दिन शेष रहे तो 4 गांठें लगा दी। तो इस प्रकार से उनकी कोई गांठ बनाने की प्रणाली थी, या डोरियों पे गांठ लगा लेते थे और फिर वो गणितीय हिसाब किताबों को रखते थे। तो यहाँ पर अलग से क्वेश्चन है कि क्वीपू क्या है, तो क्वीपू क्या है, ये डोरियों पर उनके हिसाब, इंका सभ्यता के लोगों के हिसाब लगाने की प्रणाली थी, जिसमें डोरियों पे गांठें लगाकर वो गणितीय इकाइयों का हिसाब वो रखते थे। ये अलग से क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बनता तो 1 नंबर का ही है, लेकिन आप फिर भी इसको ध्यान में रखिए। फिर नेक्स्ट है अब यूरोप वासियों की खोज यात्रा। ये तो हमने तीनों सभ्यताओं के बारे में जाना, एज़टेक लोगों को जाना और माया सभ्यता के लोगों को जाना, इंका लोगों की सभ्यता को जाना। इसके साथ ही हमने अरावाकी-लुकाया और तुपिनाम्बा समूह के बारे में भी जाना, जो कि कैरेबियन द्वीप समूह के अंदर, बहामा द्वीप समूह के अंदर रहते थे। अब यूरोप वासी जो कि यूरोप महाद्वीप है, वहाँ के लोग यात्राओं पर निकले हैं जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पार किया है, ठीक है। अटलांटिक को पार करके वो अमेरिका की तरफ पहुँचे हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो चाहे वो दक्षिण अमेरिका। तो उनकी खोज यात्राओं के विवरण को हम पढ़ेंगे और कौन कौन से यूरोपीय यात्री थे जिन्होंने ये खोज यात्राएँ की थी, ठीक है। 15वीं शताब्दी में खोज यात्राओं में आइबेरियाई जो है प्रायद्वीप अर्थात स्पेन और पुर्तगाल के लोग सबसे आगे रहे। सबसे पहले समुद्री यात्राओं में स्पेन और पुर्तगाल के लोग हैं वो
उतरे हैं। माना जाता है कि पहले भी चीनी, अरबी, भारतीय यात्री और प्रशांत द्वीप समूहों के नाविक अपने समुद्री जलयानों में बैठकर बड़े बड़े महासागरों के आर पार जा चुके थे, लेकिन उनका इतिहास हमें इतना मिलता नहीं है। और यूरोपीय लोगों ने अपना इतिहास लिख डाला, तो इस आधार पर यूरोपीय लोगों के बारे में ज़्यादा इतिहास देखने को मिलता है। ऐसा नहीं था कि इन देशों को पहले नहीं खोजा गया था, लेकिन हाँ, उसका इतिहास में ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें विवरण नहीं मिलता है। ठीक है। स्पेन और पुर्तगाल के शासक आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों से समुद्री यात्राओं के लिए प्रेरित हुए। देखिए, उन्होंने आर्थिक यानी धन कमाने का अधिक उद्देश्य, धार्मिक यानी वो ईसाईकरण करना चाहते थे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का, और तीसरा राजनीतिक यानी वो राजा बनने का सपना देखते थे या विभिन्न राज साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, जिसके कारण उन्हें नई भूमि की खोज थी। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण उन्होंने इन समुद्री यात्राओं को आयोजित करवाया, और साथ में जो यात्री इसमें रुचि लेने वाले थे उसको उन यात्राओं में सम्मिलित किया। ये देश सोने, चांदी और मसालों की खोज में नए नए प्रदेशों की जाने की योजना बनाने लगे। यूरोप में हम देखते हैं कि वैसे भी वहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, और वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वो सोने और चांदी की तलाश कर रहे थे, और साथ में उन्हें गर्म मसालों की जो है ज़रूरत थी। तो इस प्रकार से वो चाहते थे कि कुछ ऐसे भू क्षेत्र उनको मिल जाए जहाँ से ये चीज़ें, ये कमी उनकी पूरी हो जाए, और उनका व्यापारिक उद्देश्य भी पूरा हो जाए। वो जो है आर्थिक रूप से समृद्ध बनने का जो सपना देख रहे थे वो भी उनका पूरा हो जाए, तो इसलिए उन्होंने खोज यात्राएं आयोजित की। 1453, ये अपने आप में ही अलग क्वेश्चन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1453 कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एक ही नंबर का आता है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर लिया गया, और कुस्तुनतुनिया के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। के पश्चात यूरोपियों के लिए विदेश से व्यापार करना और अधिक कठिन हो गया। कारण क्या था? तुर्कों ने जब कुस्तुनतुनिया को जीत लिया, तो ऐसे में एशियाई देशों के साथ व्यापार करना उनके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि भूमध्य सागर के स्थानों पर जो है तुर्कों का अधिकार क्षेत्र आ गया, और ऐसे में यूरोप लोग हैं वो एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में उन्होंने अन्य रास्ते खोज निकालने का प्रयास किया। तो वो अटलांटिक महासागर में उतरे, और उन्हें लगता था कि शायद कोई नई भूमि की तलाश उन्हें मिल जाए, और इस प्रकार से उन्होंने जो है इस प्रकार से अटलांटिक पार कर लिया, और बहुत सारे लोग हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की तरफ है वो नाविक के रूप में पहुंच गए। बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप के धर्मपरायण ईसाइयों को इन समुद्री यात्राओं के लिए प्रेरित किया। तो ये हमारे धार्मिक कारण में आ जाता है कि ये लोग, यूरोप के लोग हैं, वो ईसाई धर्म को मान चुके थे। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, जिन्होंने रोमन साम्राज्य का शासक था, उन्होंने पहले ही ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था, और उसके बाद यूरोप का जो मोस्ट ऑफ धर्म है वो ईसाई धर्म हो गया था। और ऐसे में बहुत सारे ईसाई धर्म के जो धर्मपरायण लोग थे वो ये चाहते थे कि बहुत सारे लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया जाए। तो ऐसे में उन्हें भी नए क्षेत्रों की तलाश थी। तो ये यात्राएं ईसाई धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भी ये समुद्री यात्राएं भी आयोजित की गई थी। पुर्तगाल के राजकुमार, जिसका नाम था हेनरी, ठीक है, जो नाविक के नाम से भी प्रसिद्ध था, यानी हेनरी को यात्राएं करना ज़्यादा पसंद रहा होगा, राजकुमार हेनरी को, और इसी वजह से उन्हें नाविक के नाम से भी जाना जाता है। अलग से क्वेश्चन है कि नाविक के नाम से किस राजकुमार को जाना जाता है, तो राजकुमार हेनरी, जो कि पुर्तगाल के शासक थे, ने पश्चिम अफ्रीका की तटीय यात्रा आयोजित की, और 1415 में स्यूटा के ऊपर भी आक्रमण कर लिया। बाद में कई और अभियानों के पश्चात पुर्तगालियों ने अफ्रीका के बाजाडोर अंतरीप में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया, और अफ्रीकियों को बड़ी संख्या में गुलाम भी बना लिया गया। तो इस प्रकार से ये लोग, यूरोप के लोग हैं, यहाँ अफ्रीका की तरफ भी पहुँचे, और फिर वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर वो अपने खेतों खलिहानों में काम भी करवाने लगे। स्पेन में आर्थिक कारणों ने लोगों को महासागरीय शूरवीर बनने के लिए भी प्रयास किया। बहुत सारे लोग हैं जो महत्वाकांक्षी रहे होंगे, जो सोने और चांदी की तलाश में समुद्रों में उतरना चाहते थे, और उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद वो समुद्र को पार करेंगे तो कई नई भूमि की तलाश में वो जाएंगे, और जब नई भूमि उन्हें मिलेगी, नया साम्राज्य उनका स्थापित हो जाएगा, वो प्रतिनिधि बनकर शासक कर पाएंगे, और साथ में इस यात्रा में उन्हें बड़े बड़े लाभ भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वो समुद्र में उतरने के लिए प्रेरित हुए, और उन्हें शूरवीर इसलिए कहा जाता था क्योंकि समुद्र अनंत और गहरा और जिसका कोई सीमा नहीं होती, उन यात्राओं को करने के बाद जो व्यक्ति वापस से सही सलामत लौट आता था तो उसका काफ़ी सम्मान बढ़ जाता था। तो ऐसे में उन्हें समुद्री योद्धा के नाम से जाना जाता था। तो ऐसे में जब सोने, चांदी और भूमि उनको मिल जाएगी तो ऐसे में उन्हें नया खिताब मिलेगा शूरवीर बनने का। तो ये सारी यात्राएं भी उनके लिए जो है एक मौका थी।
कैपिटुलेशन, ठीक है, ये एक इकरारनामा था कैपिटुलेशन, जो कि पोप के द्वारा या शासक के द्वारा है, वो एक एग्रीमेंट किया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्रीमेंट नामक इकरारनामों के अंतर्गत स्पेन का शासक नए विजित प्रदेशों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर लेता था। यानी ये एक एग्रीमेंट हुआ करता था, एक दस्तावेज था जिसके अनुसार पोप की सील भी उसके ऊपर होती थी दस्तावेज के अंदर की, वो व्यक्ति यात्रा कर सकता है। और स्पेन के शासक जो इन यात्राओं को आयोजित करवाते थे वो भी ये एक एग्रीमेंट देते थे कि ऐसे में जो भी भूमि का इलाका जो खोजा जाएगा विजित क्षेत्रों पर जो है उसका अधिकार माना जाएगा, स्पेन के राजा का अधिकार माना जाएगा, लेकिन साथ में प्रतिनिधि के रूप में जो भी व्यक्ति उसे खोजेगा वो प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर शासन कर सकेगा। तो इस प्रकार से ये इकरारनामा यानी एग्रीमेंट, इकरारनामा से मतलब है एक दस्तावेज, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे दस्तावेजों के माध्यम से बहुत सारे सूरवीर है वो समुद्री यात्राओं पर प्रेरित हुए और कुछ नया ढूंढने के लिए वो समुद्री यात्राओं पर चल निकले, खासतौर से अटलांटिक यात्रा पर निकले थे। अब है अटलांटिक को पार करना, पारगमन यानी पार करके वापस आना, ठीक है। पार करना, गमन यानी जाना और वापस आ जाना, तो अटलांटिक पारगमन यानी अटलांटिक को पार करना, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस, अब यहाँ सबसे पहले आपको याद रखना है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जिसका समयकाल अगर हम देखें तो 1451 से 1506 माना जाता है, एक स्वयं एक शिक्षित व्यक्ति था, लेकिन उसमें साहसिक कार्य करने और नाम कमाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। वह कार्डिनल पियर डिएली द्वारा 1410 में लिखित खगोल शास्त्र और भूगोल की पुस्तक जिसका नाम था इमगो मुंडी, आपको यहाँ पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना कि कार्डिनल पियर डिएली के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी इमगो मुंडी, और उसे उसने पढ़ा जो कि खगोल शास्त्र और भूगोल पर आधारित थी, और वो पढ़ा लिखा तो था ही, उसे उस पुस्तक के माध्यम से भी रुचि जगी समुद्री यात्राओं को करने की। स्पेन के प्राधिकारियों के सौजन्य से क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी समुद्री खोज यात्रा जिसे अटलांटिक यात्रा के अभियान पर 3 अगस्त 1492 को पालोस के पत्तन से जहाज द्वारा रवाना हुआ था। उसकी यात्रा 1492 3 अगस्त को हुई थी और जहाज के माध्यम से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। 12 अक्टूबर 1492 को अपनी लंबी यात्रा के बाद क्रिस्टोफर जिस तट पर पहुंचा था उसे उसने भारत समझा, किंतु वह स्थान बहामा द्वीप समूह का गुआनाहनी द्वीप था। इस द्वीप समूह को कोलंबस ने बहामा नाम इसलिए दिया क्योंकि वह चारों ओर से छिछले समुद्र से घिरा हुआ था, जिसे स्पेनिश भाषा में बाजामार कहते से घिरा हुआ। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने 2 जहाज़ों के माध्यम से, एक तो नीना सांता मारिया और दूसरा नीना और पिंटा के नाम से अपनी यात्राएं शुरू की थी। 40 नाविकों का समूह समुद्र में यात्रा कर रहा था। उस दौरान जब कोलंबस अपनी यात्रा के दौरान अटलांटिक पार करके 1492 अक्टूबर को जब वो एक बहामा द्वीप समूह जो कि गुआनाहनी था वहाँ पहुँचा और उसे लगा कि उसने भारत, क्योंकि वो भारत की यात्रा भारत को खोजना चाहता था और उसे लगा कि वो भारत पहुँच गया, और इस द्वीप समूह को कोलंबस ने बहामा नाम दिया, ठीक है। क्यों दिया? क्योंकि वहाँ पे कोई गहराई नहीं थी, छिछला समुद्र अर्थात कम गहराई वाले समुद्र, और जहाँ पे स्पेनिश भाषा में उसे बाजामार भी कहते थे। तो यहाँ पे अलग से क्वेश्चन है, देखिए गुआनाहनी बहामा द्वीप समूह क्या था, तो कोलंबस के द्वारा खोजा गया गुआनाहनी द्वीप जिसे कोलंबस ने बहामा नाम दिया था। इसके अलावा बाजामार किसे कहते हैं, या बाजामार समुद्र जो कि छिछला समुद्र, छिछला अर्थात कम गहरा समुद्र होता है, उसे बाजामार कहते हैं। गुआनाहनी में इस बेड़े के नाविकों का अरावा के लोगों ने स्वागत किया। देखिए हमने पहले ही पढ़ा है कि कैरेबियन द्वीप समूह या बहामा द्वीप समूह के अंदर छोटे छोटे द्वीप थे, वहाँ पे अरावा की लुकाया समुदाय के लोग रहते थे, काफ़ी शांति प्रिय थे, और उन्होंने कोलंबस के और अन्य नाविकों का स्वागत किया और मित्रता का हाथ है वो बढ़ाया। कोलंबस ने गुआनाहनी में स्पेन का झंडा स्थापित कर दिया, क्योंकि शासकों के द्वारा ही जो कैपिटुलेशन नामक इकरारनामे पर दस्तावेज करके वो निकलते थे, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके, और इस प्रकार से उसने स्पेन का झंडा लहरा दिया। उसने इस द्वीप का नया नाम सैन सेल्वाडोर रखा, ठीक है, गुआनाहनी द्वीप समूह सैन सेल्वाडोर रखा, और अपने आप को वहाँ का वायसराय घोषित कर दिया। वायसराय यानी शासक का प्रतिनिधि, अर्थात स्वयं को छोटा राजा का प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर उसने खुद को घोषित कर दिया। आगे चलकर 3 और यात्राएं कोलंबस ने आयोजित की, जिसमें कोलंबस ने बहामा, बृहत्तर एंटीलीज द्वीपों, दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि और उसके तटवर्ती इलाकों में अपना खोज कार्य पूरा किया था। परवर्ती अर्थात बाद की यात्राओं, ठीक है, पहले की यात्रा पूर्ववर्ती, और परवर्ती यानी बाद की यात्राओं से ये पता चला कि इन स्पेनी नाविकों ने इंडीज यानी भारत और उसके पूर्वी देश नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप अमेरिका ही खोज निकाला था। लोगों को ये लगा था, कोलंबस को भी ये लगा था कि उसने भारत को खोज लिया है, लेकिन बहुत बाद में जाकर लोगों को पता चला कि कोलंबस ने जो खोजा था वो भारत नहीं था बल्कि वो अमेरिका महाद्वीप खोज निकाला था। कोलंबस द्वारा खोजे गए 2 महाद्वीपों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण फ्लोरेंस, इटली के भूगोलवेत्ता जिसका नाम था अमेरिको वेस्पुसी,
आपको याद रखना। भूगोलवेत्ता थे। हालांकि कोलंबस के नाम पर कोलंबिया छोटा सा देश का नाम पड़ा, और अमेरिका जो वास्तव में जो आज अमेरिका हम नाम देते हैं वो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से पड़ा है, जो कि फ्लोरेंस इटली का एक निवासी था और भूगोलवेत्ता भी था, और उसके नाम पर अमेरिका का वास्तविक नाम है वो पड़ा है, जिसे उसने नई दुनिया के नाम से संबोधित किया था। अब है अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना। अमेरिका में स्पेनिश साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़ों के प्रयोग पर आधारित सैन्य शक्ति के आधार पर हुआ। तो वहाँ पे स्पेनिश साम्राज्य ने आसानी से वहाँ पे झंडे नहीं गाड़े, बल्कि उन्होंने बारूद और घोड़ों का उपयोग वहाँ पर किया था और सैन्य शक्ति का विस्तार करके वहाँ पे उन्होंने संघर्ष के आधार पर साम्राज्य स्थापित किया। सोना प्राप्ति के लालच में स्पेनी लोगों ने अमेरिका में बस्तियाँ बसाकर स्थानीय लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार भी किए, क्योंकि उनके अंदर लालच आ गया था। उनको भूमि तो मिल गई थी, साथ में उन्हें और अधिक सोना चांदी चाहिए था। इस दौरान वहाँ चेचक की महामारी फैल गई। चेचक जो कि बड़ी माता जिसे हम कहते हैं, माता की बीमारी, चेचक की बीमारी फैल गई, और स्थानीय लोग इसे मानते थे कि ये बीमारी स्पेनियों द्वारा चलाई जाने वाली अदृश्य गोलियां थी, अर्थात वो जादू टोना या अंधविश्वास रखते थे उनके अनुसार कि विदेशी लोगों ने उनके साथ कुछ कर लिया, जिसके कारण ये महामारी फैली। तो ये यूरोपीय लोगों के माध्यम से ये बीमारी वहाँ पर गई थी, उससे पहले वहाँ पर चेचक की बीमारी नहीं होती थी। आधी शताब्दी के भीतर ही स्पेन वासियों ने 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक के क्षेत्र को खोज कर बिना किसी चुनौती के उसके ऊपर अधिकार कर लिया। स्पेन के 2 योद्धाओं, जिसमें नाम आता है हर्मन कोर्टेस और फ्रांसिस्को पिजारो, ठीक है। हर्मन कोर्टेस ये भी एक यात्री था, और फ्रांसिस्को पिजारो ने 2 बड़े साम्राज्यों को विजित करके स्पेन के नियंत्रण में ला लिया था। तो इनकी यात्राओं को भी हम पढ़ेंगे कि कैसे हर्मन कोर्टेस ने, जैसे कोलंबस ने जो है गुआनाहानी द्वीप समूह या बहामा द्वीप समूह को खोज निकाला था, उसका नाम सैन सल्वाडोर रख लिया था, उसी प्रकार से हर्मन कोर्टेस और पिजारो ने भी अपनी यात्रा की थी, और उन्होंने भी जो उपलब्धि हासिल की थी वो भी हम इसमें जानेंगे। अब है हर्मन कोर्टेस और एज़टेक लोग, ठीक है। ये भी स्पेन का निवासी था, और हर्मन कोर्टेस की जो अभियान थे उस अभियान में उसकी जो है कैसे उसने विजिट किया था एज़टेक लोगों या मेक्सिको तक उसकी यात्रा के बारे में। हर्मन कोर्टेस और उसके सैनिकों ने, जिन्हें जो है काक्विस्टाडोर कहा जाता था, मेक्सिको को जीतने में 2 वर्ष का समय है वो लगा दिया, ठीक है। यानी मेक्सिको को 2 वर्ष में जीता है। 1519 में हर्मन कोर्टेस सबसे पहले क्यूबा से मेक्सिको आया, वहाँ टाटानेक समुदाय से मित्रता कर ली। टाटानेक समुदाय वहाँ का स्थानीय समुदाय था जो कि मेक्सिको के अंदर ही रहता था। उस समय एस्टेक जो सभ्यता का शासक था, जिसका नाम था मोंटेजुमा, आपको याद रखना है मोंटेजुमा। और टाटानेक लोग एस्टेक शासन से अलग होना चाहते थे। ये 2 समुदाय थे, एक तो एज़टेक, दूसरा टाटानेक। इन दोनों के बीच में किसी न किसी बात पर थोड़े छोटे मोटे झगड़े चलते रहते थे, और ऐसे में जब हर्मन कोर्टेस आया तो उसने इस समुदाय के साथ है वो दोस्ती कर ली थी। स्पेनी लोगों ने टेलेक्स कलानों पर आक्रमण किया। टेलेक्स कलान जो कि यहाँ पर ये भी एक खूंखार कबीला था, ठीक है, लड़ाकू थे, और जिन्होंने जबरदस्त प्रतिरोध किया, परंतु अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। तो स्पेनी लोगों ने इन लोगों को हराया, ठीक है। उसके बाद वे टेनोक्टिटलान की तरफ बढ़े। टेनोक्टिटलान जो कि एज़टेक समुदाय की राजधानी थी, टेनोक्टिटलान बढ़े वहाँ 8 नवंबर 1519 को वहाँ पहुँचे। टेनोक्टिटलान स्पेन की सबसे सुंदर, सेवरी से 2 गुना अधिक जनसंख्या, लगभग 1 लाख आबादी वाला ये शहर था, जो कि एज़टेक समुदाय की राजधानी हुआ करता था। बहुत ही सुंदर शहर था। एज़टेक शासक मोंटेजुमा ने कोर्टेस का हार्दिक स्वागत किया अपनी राजधानी के अंदर, किंतु कोर्टेस ने सम्राट को नज़रबंद कर दिया। हर्मन कोर्टेस जो कि लालची था, और वो चाहता था कि स्पेन से जो है एज़टेक समुदाय से बहुत सारा धन धान्य लूट ले, और वो जो है मेक्सिको के ऊपर अपना अधिकार करना चाहता था। और ऐसी स्थिति में उसने मोंटेजुमा को नज़रबंद अर्थात जेल में डाल दिया, और उसके नाम से वो शासन चलाने लगा। कोर्टेस को अपने सहायक एल्वारेडो को सब कुछ सौंपकर क्यूबा लौटना पड़ा, कि उसने मेक्सिको के ऊपर एज़टेक समुदाय की जो है संस्कृति के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, और अचानक से कोर्टेस को वापस जो है क्यूबा आना पड़ा। क्यूबा जो कि अमेरिका का एक छोटा सा किनारे वाला देश है, जिसने जनता के विद्रोह को दबाने के लिए हुइजिलपोक्टली की वसंतोत्सव में कत्लेआम का आदेश दे दिया। देखिए हुइजिलपोक्टली जो कि जहाँ एज़टेक समुदाय के लोग रहते थे, वहाँ पे वसंत ऋतु के दौरान जो उत्सव चल रहा था, उस दौरान यहाँ पे एल्वारेडो ने जो है वहाँ के लोगों को, एज़टेक लोगों को मारने के लिए, यहाँ पे आपस में संघर्ष हुए हैं, जिस दौरान उसने जो है कत्लेआम करने का आदेश दे दिया। कोर्टेस ने मोंटेजुमा की मृत्यु के पश्चात नवनिर्वाचित राजा क्विटेमोंग के विरुद्ध रणनीति बनाने के लिए टेलेक्स कलान में शरण ले ली। अब कोर्टेस, हालांकि संघर्ष चला और मोंटेजुमा की जो है
संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होगी। हो सकता है कि अल्वाराडो या इन लोगों ने मोंटेजुमा को मार गिराया हो और बाद में एक नया राजा बना एज़टेक का क्वेटेमॉक, जो कि मोंटेजुमा का ही प्रतिनिधि था। और उसके बाद अब जब युद्ध ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि टेलेक्सक्लान, तो ऐसे में कॉर्टेस ने टेलेक्सक्लान में शरण ली। इसी समय एज़टेक लोग यूरोपीय लोगों के साथ कई आई चेचक की प्रकोप से मरने लग गए थे, अर्थात वहाँ पे इसी दौरान मेक्सिको के अंदर एज़टेक सभ्यता के अंदर है चेचक की महामारी फैल गई और जिससे वो लोग मरने लगे। कॉर्टेस ने आखिरी लड़ाई 180 सैनिकों और 30 घोड़ों के साथ टेनोक्टिटलान पर आक्रमण किया, जो कि एज़टेक समुदाय की राजधानी थी, और अंततः मेक्सिको को पूरी तरह से कॉर्टेस ने जीत लिया और एज़टेक समुदाय के लोगों को हरा दिया। कॉर्टेस मेक्सिको में न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया। उसे चार्ल्स पंचम ने अनेक सम्मानों से विभूषित किया, जो कि वहाँ का स्पेन का शासक था, और उसने उसे जो है सम्मान दिए क्योंकि उसने एक नया क्षेत्र है वो जीत लिया था। मेक्सिको से स्पेनियों ने अपना नियंत्रण और छोटे छोटे देशों तक कर लिया, जिसमें ग्वाटेमाला, निकारागुआ और होंडुरास पर भी स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार से मेक्सिको के ऊपर पूरी तरह से स्पेनियों का अधिकार है वो हुआ, और छोटे छोटे इलाकों के ऊपर भी उन्होंने जो है आज वर्तमान में ये छोटे छोटे देश हैं वहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार से कॉर्टेस ने मेक्सिको के ऊपर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लिया। अब है पिज़ारो, जो कि पिज़ारो जिसका नाम है फ्रांसिस्को पिज़ारो है, और ये पेरू की तरफ ये गया था, और यहाँ पे इनका लोग हमने पहले ही पढ़ लिया, इनका समुदाय के लोग पेरू या दक्षिण अमेरिका की तरफ रहते थे। तो पिज़ारो ने किस प्रकार से इनका लोगों की सभ्यता को के ऊपर अपना अधिकार किया। पिज़ारो एक निर्धन और निरक्षर व्यक्ति था। वह 1502 में सेना में भर्ती होकर कैरेबियन द्वीप समूह में आया था। देखिए, निर्धन और निरक्षर है। पिज़ारो ने कहानियों में सुन रखा था कि इनका राज्य चांदी और सोने का देश है। जब पिज़ारो कैरेबियन द्वीप समूह की यात्रा से वापस स्पेन आया तो उसने स्पेन के राजा को इनका राज्य के बारे में बताया, जिसे सुनकर राजा के मन में लोभ जागृत हो गया। इस समय पिज़ारो अपने साथ सोने और चांदी की कुछ मूर्तियाँ वगैरह भी लेके आया, कुछ बर्तन वगैरह, और इस प्रकार से स्पेन के राजा के मन में जो है इनका राज्य के बारे में जब उन्हें जाना तो उसके मन में लोभ है वो जागृत हो गया। अतः स्पेन के राजा ने पिज़ारो को इनका राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा, और 1532 में अताहुआल्पा, ठीक है, अताहुआल्पा जो कि वहाँ का राजा था, ने एक गृह युद्ध के बाद इनका साम्राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। इसी समय पिज़ारो इनका साम्राज्य में आया और उसने धोखे से राजा को बंदी बना लिया। अताहुआल्पा यानी वहाँ स्थानीय लोगों से उसका संघर्ष चल रहा होगा, स्थानीय समुदाय से, और लेकिन उसने वहाँ पर अपना नियंत्रण वहाँ पे उस समय इनका साम्राज्य का जो अधिपति था वो अताहुआल्पा था, और बाद में जब पिज़ारो आया तो यहाँ के अताहुआल्पा को उसने बंदी बना लिया। ठीक है, और इसी समय पिज़ारो इनका साम्राज्य में आया और उसने धोखे से राजा को बंदी बना लिया। राजा अताहुआल्पा ने अपने आप को मुक्त कराने के लिए पिज़ारो को एक कमरा भर सोना फिरौती में देने का प्रस्ताव किया, यानी उसने कहा कि मैं तुम्हें एक कमरा भर के सोना दूंगा। ठीक है, फिरौती यानी जिसे हम कह सकते हैं कि पैसा, छुड़ाने के बदले दिया जाने वाला पैसा। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी फिरौती किसी को नहीं मिली थी, किंतु पिज़ारो ने वचन न निभाकर राजा की हत्या कर दी। यानी पिज़ारो ने धोखा किया। पिज़ारो ने अताहुआल्पा से सोना भी ले लिया एक वह कमरा भर के, और उसकी हत्या भी कर दी। और 1554 में इनका साम्राज्य में विद्रोह भड़क उठा, जो 2 वर्षों तक चलता रहा, जिसमें हजारों लोग युद्ध और महामारियों में मारे गए। अंततः पिज़ारो का इनका साम्राज्य पर आधिपत्य हो गया। तो इन लोगों के पास बारूद होते थे, घोड़े होते थे, और इसके कारण जो है इन्होंने आसानी से इनके ऊपर अपना अधिकार कर लिया। अगले 5 वर्षों में स्पेनियों ने पोटोसी अर्थात वर्तमान बोलोविया, ठीक है, कि खानों में चांदी के विशाल भंडारों को पता लगा लिया और खानों में काम करने के लिए इनका लोगों को अपना गुलाम भी बना लिया। इस प्रकार से इनका साम्राज्य के ऊपर भी स्पेनिश साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब है कैब्राल, ठीक है, कैब्राल और ब्राज़ील, ये भी एक जो है यात्री था। जैसे कोलंबस हमने पढ़ा, कोलंबस, हरमन कॉर्टेस और पिज़ारो, अब चौथा है कैब्राल। और कैब्राल ने ब्राज़ील के प्रदेश को किस प्रकार से अपने अधिकार में लिया है। 1500 ईस्वी में पुर्तगाल निवासी, ये अगर आपका आ जाए कि कहाँ का निवासी था तो पुर्तगाल, ठीक है, पेड्रो एल्वारिस कैब्राल, पूरा नाम है इसका एल्वारिस कैब्राल, जहाज़ों पर का एक शानदार जुलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुआ, किंतु समुद्री तूफानों से बचने के लिए उसने पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा चक्कर लगाया और ब्राज़ील के समुद्री तट पर पहुंच गया। ठीक है, इस प्रकार ब्राज़ील पर पुर्तगाली नियंत्रण अचानक ही हुआ। इस प्रदेश में ब्राज़ील वुड वृक्ष बहुतायत मात्रा में मिलता था। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ब्राज़ील का नाम है वो ब्राज़ील वुड वृक्ष के आधार पे, इसी के नाम पर यूरोप वासियों ने इसका नाम ब्राज़ील रख दिया। ब्राज़ील के मूल निवासी लोहे
के चाकू, छुरियों और आरियों को अद्भुत वस्तु मानते थे, अतः वे इन वस्तुओं को बदले में अपनी कीमती वस्तुओं को देने के लिए तैयार हो जाते थे। अब यूरोप के लोग जब ब्राज़ील की तरफ आए तो ये अपने साथ चाकू, छुरियाँ वगैरह भी लेकर आए, कुल्हाड़ी वगैरह। तो ऐसे में यहाँ के निवासियों के पास लोहा तो था ही नहीं, और न ही उन्हें विभिन्न प्रकार के हथियार बनाने आते थे। तो वो जंगलों से पेड़ पौधे, कंदमूल खाकर ही जीवित रहते थे, और इसी प्रकार से उनका जीवन यापन होता था। लेकिन जब उन्हें ये सारी चीज़ें मिली तो वो उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि ये पेड़ पौधों को काटने में काम आ सकते थे। इमारती लकड़ी के व्यापार के कारण पुर्तगाली व फ्रांसीसी व्यापारियों में भयंकर संघर्ष हुए, जिसमें पुर्तगालियों की विजय हुई। आपको ये याद रखना है कि ब्राज़ील वुड, जो कि यहाँ की ब्राज़ील वृक्ष की जो लकड़ी है वो टिम्बर थी। टिम्बर यानी जो इमारती लकड़ी जिसे कहते हैं, जिसमें महंगे फर्नीचर वगैरह बनाए जाते थे। और ऐसे में अब यूरोपीय लोगों को ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो जंगल मिल गया था, और यहाँ पर इन लकड़ियों को काट कर उन्होंने जंगलों को साफ करवाया, और आपस में कई यूरोपीय लोग हैं इन या ब्राज़ील प्रदेश की तरफ आगे आए थे, जिसमें पुर्तगाली, स्पेनिश तो थे ही, साथ में अन्य फ्रांसीसी भी आ गए। तो इसमें अक्सर उनके संघर्ष भी हुए, जिसमें पुर्तगालियों की विजय हुई। अब उन्हें एक बड़ा सा जो है टिम्बर का पूरा बाजार है वो यहाँ पर मिल गया था, या टिम्बर या इमारती लकड़ी उन्हें बहुतायत में मिल गई, और वो इसे यूरोप में बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते थे। 1540 से पुर्तगालियों ने बड़े बड़े बागानों में गन्ना उगाना, यानी जंगल साफ करवा लिए उन्होंने, गन्ना उगाना, चीनी बनाने के लिए मिलें चलाना शुरू कर दिया। चीनी यानी शक्कर, ठीक है। ये चीनी यूरोपीय बाजारों में बेची जाती थी। और 1549 में ब्राज़ील में पुर्तगाली राज्य के अधीन एक औपचारिक सरकार की स्थापना की गई, जिससे बैया सेल्वाडोर को उसकी राजधानी है वो बनाया गया, ठीक है। औपचारिक सरकार यानी वहाँ पे पुर्तगाल की सरकार बन गई, और बैया सेल्वाडोर को उसकी राजधानी भी बनाया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्राज़ील के ऊपर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। इनका, माया, एज़टेक, इन सब इलाकों के ऊपर स्पेनिश लोगों का अधिकार है वो हो गया था। अब है विजय, उपनिवेश और दास व्यापार। देखिए, अमेरिका की खोज के यूरोपवासियों के लिए दीर्घकालीन परिणाम निकले। बाद में सोने चांदी की बाढ़ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण का और अधिक विस्तार कर दिया, यानी सोना चांदी बहुत भारी मात्रा में उन्हें अमेरिका से प्राप्त हो गया था। इन खोजों का लाभ स्पेन और पुर्तगाल की अपेक्षा अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित इंग्लैंड को भी मिला। फ्रांस और बेल्जियम और हॉलैंड जैसे देशों को अधिक मिला, ठीक है। खोज तो इन देशों ने की थी, लेकिन वास्तविक लाभ है इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और इन देशों को अधिक मिला। यूरोपवासियों को नई दुनिया में पैदा होने वाली नई नई चीज़ें, जिसमें तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी, और इसके अलावा ककाओ, लाल मिर्च, रबड़ इत्यादि नई प्रकार की फसल, नई प्रकार की चीज़ों से भी वो अवगत हुए। 1601 में स्पेन के फिलिप द्वितीय ने, जो स्पेन का राजा था, सार्वजनिक रूप से बेगार प्रथा पर रोक लगा दी, किंतु उसके ही एक गुप्त आदेश से ये प्रथा जारी रही। बेगार प्रथा है दास व्यापार एक तरह से, जिसमें लोगों को रोटी के बदले काम करवाना, और सोने की खानों में काम करने के लिए श्रम की मांग भी बनी हुई थी। इसलिए अफ्रीका से गुलाम लोगों को मंगा कर अमेरिकी महाद्वीप में भेजा गया। कहा जाता है कि ब्राज़ील में 36 लाख से अधिक अफ्रीकी गुलामों को आयात किया गया था, तो लोगों को बेचा और ख़रीदा जाता था, और दास व्यापार है वो यहाँ पर शुरू हुआ था। और ये दास व्यापार है वो यहाँ पर गुलामों को काम करवाने के लिए यहाँ पर खरीद कर लाया जाता था। अब हम पाठ का निष्कर्ष देखें तो 1776 से 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करके संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण कर लिया। तो अब हम देखते हैं आज एक शक्तिशाली देश जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, यहाँ पर मूल निवासियों कि जो कि ये लोग वहाँ जाकर बस गए थे, और मूल निवासियों के जीवन और संस्कृति का उन्होंने नाश कर दिया था। लेकिन फिर भी अमेरिकी उपनिवेशन है, जो कि फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड जो भी थे, स्पेनिश, इन सब लोगों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कारण था कि ब्रिटेन ने जिस प्रकार से भारत को गुलाम बना लिया था, बाद में जो है अमेरिका को अपना पूरी तरह से अपना साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था, उपनिवेश बना लिया था। लेकिन बाद में यहाँ के लोगों ने अपने ही जो है मुल्क ब्रिटेन के विरुद्ध है वो जो है विद्रोह छेड़ दिया, और बाद में युद्ध हुए। उस युद्ध के दौरान है अमेरिका ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि सभी मिले जुले देशों से मिलकर संयुक्त राज्य बना दिया गया। और आज भी ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूरोपीय लोगों की मिली जुली संस्कृति का देश है।
दक्षिणी अमेरिका जो आज लैटिन अमेरिका भी माना जाता है या कहा जाता है, क्योंकि स्पेनी और पुर्तगाली दोनों भाषा लैटिन भाषा परिवार की है, तो यूरोप की भाषा है और यहाँ पे ये भाषा अधिक बोली जाती है, जिसके कारण इसे लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। वहाँ के निवासी अधिकतर देशज यूरोपीय, जिन्हें क्रियोल कहा जाता था, यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के हैं। इनमें अधिकांश लोग कैथोलिक धर्म को मानने वाले, कैथोलिक धर्म यानी ईसाई धर्म की जो शाखा है, जिसमें जो है परंपरावादी शाखा है, उसे मानते हैं यहाँ के लोग हैं और ईसाई धर्म की पालना है वो करते हैं। तो ये था इस पूरे पाठ का सार, या हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो है बिंदु या पॉइंट्स, जिसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। साथ में आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उसी में से जो निकले गए प्रश्न हैं वो देखते हैं। रोज नामचा क्या है? देखिए, रोज नामचा, जो यूरोपवासी अमेरिका की यात्राओं पर गए तो वे अपने साथ कुछ डायरियां रखते थे। रोज नामचा, रोज यानी प्रतिदिन, ठीक है, नामचा यानी उसे लिखना, ठीक है। डायरियां रखते थे जिसमें वे अपनी यात्राओं का दैनिक विवरण लिखते थे, उन्हें रोज नामचा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रोज नामचा यानी नियमित विवरण से प्रतिदिन लिखा जाता था डायरियों के अंदर। हेमक, हेमक क्या है? हेमक आरावाकी लोगों में बुनाई की एक कला बहुत विकसित थी और उनके द्वारा बनाए गए झूले भी होते थे, जिन्हें यूरोपीय लोग बहुत पसंद करते थे। ये झूले हैं वो हैमक कहलाते थे, ये याद रखना है, ठीक है। हैमक झूला अरावाकी लोगों के द्वारा बनाया जाता था बुनाई की कला से। ब्राजील तुपिनाम्बा, कहे जाने वाले लोग दक्षिण अमेरिका की पूर्वी तट पर ब्राजीलवुड नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांव में रहते थे। इसी ब्राजीलवुड वृक्ष के नाम पर ही ब्राजील देश का नाम है वो पड़ा है, नामकरण हुआ है। तो ये ब्राजील देश का नाम ब्राजीलवुड वृक्ष के आधार पर हुआ है। मैक्सिली कौन है? देखिए, मैक्सिली 12वीं शताब्दी में एज़टेक लोग उत्तर में आकर मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे और इसका नामकरण उन्होंने मैक्सिली नामक देवता के आधार पे कर दिया, जो कि आज मेक्सिको देश है वो जाना जाता है। तो मैक्सिली कौन है? मैक्सिको के देवता है और ये एज़टेक लोगों ने इस देश का नाम है अपने देवता मैक्सिली के नाम पर मैक्सिको नामकरण किया था। फिर चिनाम्पा क्या है? चिनाम्पा, एज़टेक लोगों ने सरकंडे की बहुत सी चटाइयाँ बनाई। सरकंडा जो कि एक तरह से जो है पौधा होता है, और बुनकर उन्हें मिट्टी और घास पत्तों से ढककर मेक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए, जिन्हें चिनाम्पा कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चिनाम्पा क्या है? कृत्रिम टापू। फिर एक कालमिका, कालमिका क्या है? एज़टेक समाज के कुलीन यानी अभिजात वर्ग के लोग हैं, बच्चों को विद्यालय में भेजते थे। उन विद्यालयों को कालमिका के नाम से जाना जाता था और यहाँ उन्हें जो शिक्षा दी जाती थी, उन्हें सैन्य अधिकारी और धार्मिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। और तेपोकली ये आम जन के विद्यालय होते थे। एज़टेक समाज में अभिजात वर्ग को छोड़कर अन्य लोगों के बच्चे इन्हीं विद्यालयों में जाते थे और उस समय लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, सिर्फ लड़के लोग ही पढ़ने जाते थे। लड़कियां घर पे घरेलू कामकाज, सिलाई बुनाई, कढ़ाई और उत्सवी गीत गान वगैरह ये सीखती थी। कीपू पेरू के इनका लोग डोरियों पर गांठ लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखते थे। इन डोरियों की गांठों को क्वीपू कहते थे। तो ये इनकी गणितीय प्रणाली थी, क्योंकि वहाँ पर कोई लिखित प्रणाली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं थे, लेकिन डोरियों पर गांठें लगाकर वो अपना हिसाब किताब है वो रखते थे। ये अलग से क्वेश्चन है। सृष्टि शास्त्र किसे कहते हैं? देखिए, सृष्टि शास्त्र विश्व का मानचित्र तैयार करने का ये विज्ञान जिसे सृष्टि शास्त्र माना जाता है। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का वर्णन किया जाता है। स्वर्ग यानी खगोल, ठीक है, और पृथ्वी यानी वर्तमान भूमि, और लेकिन इसे भूगोल और खगोल शास्त्र से थोड़ा अलग शास्त्र माना जाता है, इसलिए इसे सृष्टि शास्त्र कहा जाता है। फिर है रिंकाक्विस्टा, ठीक है। रिंकाक्विस्टा या पुनर्विजय ईसाई राजाओं द्वारा आइबेरियन प्रायद्वीप, स्पेन और पुर्तगाल पर प्राप्त की गई सैनिक विजय थी, जिसके द्वारा इन राजाओं को 1492 में इस प्रायद्वीप को अरबों के नियंत्रण से मुक्त करा लिया गया था। अब है कैपिटुलेशन क्या है? ये एक इकरारनामा था जिनकी शुरुआत धर्मयुद्ध की याद में निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण हुई थी, और इन इकरारनामों के तहत स्पेन का शासन नए जीते हुए क्षेत्रों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर लेता था। जीतने वाले अभियानों के नेताओं को पुरस्कार के रूप में पदवियां और जीते गए देशों पर शासनाधिकार भी देता था। तो हमने ये कैपिटुलेशन, ये पोप के द्वारा एक दस्तावेज है वो जारी किया जाता था, जो लोग समुद्री यात्राओं पर निकलते थे, और इस इकरारनामे के तहत जो भी इस यात्रा के दौरान जो भी स्थान को खोज लिया जाता था, उसे स्पेन के राजा के द्वारा ये स्वीकृति भी दी जाती थी कि वो उसका प्रतिनिधि बनकर वहाँ पर शासन कर सकता है। तो और जब वो व्यक्ति पुनः आता था अभियानों के द्वारा जीत हासिल करके, तो उससे पुरस्कार और पदवियाँ भी दी जाती थी। नाव क्या? देखो, नाव स्पेनिश भाषा में नाव शब्द का अर्थ है भारी जहाज, ठीक है, और ये अरबी भाषा से जो है लिया गया है। तो नाव अलग से आ जाता है, नाव से ही
नाव जो शब्द है वो निकला है। तो नाव यानी भारी जहाज यानी बड़ा जहाज। बहामा, ये कोलंबस जब 1492 में जब गुआनाहानी द्वीप समूह पहुंचा था तो इसके चारों तरफ छिछला समुद्र था, जिसके कारण उन्होंने बहामा नाम है कोलंबस ने दिया था। और स्पेनिश भाषा में इसे बाजामार कहते हैं। बाजामार यानी कम गहराई वाला समुद्र। फिर वायसराय का क्या अर्थ होता है? देखिए, वायसराय इसका अर्थ होता है राजा के स्थान पर, अर्थात उसका स्थानापन्न व्यक्ति या प्रतिनिधि। वायसराय यानी प्रतिनिधि, ठीक है, राजा का प्रतिनिधि, जो कि स्वयं राजा न होकर उसके प्रतिनिधि के रूप में वो वहाँ पर राजा के समान ही शासन करेगा। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीपों के लिए प्रयुक्त शब्द अमेरिका आता है। इसका नामकरण फ्लोरेंस यानी इटली के भूगोलवेत्ता जिसका नाम है अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था। तो अमेरिका जो खोजा था, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अमेरिका कहा जाता है। और अमेरिका जो वर्तमान देश है उसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका USA कहते हैं, ठीक है। फिर है कॉन्क्विस्टोडोर। स्पेन के हरमन कॉर्टेस और उसके सैनिकों जिन्हें एस्टेक लोग और उनके क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित किया था को कॉन्क्विस्टोडोर कहा जाता है। तो हरमन कॉर्टेस के द्वारा जो विजित क्षेत्र था उसे कॉन्क्विस्टोडोर के नाम से जाना जाता है। मालिच कौन थे? देखिए, मालिच मैक्सिकन लोगों द्वारा डोना मेरिना के लिए ये नाम है वो कहा जाता है। कहते हैं कि इसने जो है एस्टेक समुदाय के साथ है वो धोखा किया था और ये दुभाषिया थी, इसे अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जिसके कारण उसने हरमन कॉर्टेस के साथ वो मिल गई थी और अपने एस्टेक निवासियों के साथ उसने धोखा करके जो है उसके दुभाषिया बनकर उसे सारी बात या सारी चीज़ें उसे हरमन कॉर्टेस को कमजोरियां बता दी थी, जिसके कारण उसे जो है विश्वासघातिनी, जिसका अर्थ होता है मालिच कहा जाता है। डोना मेरिना को टेबेस्को के लोगों ने कॉर्टेस की सहायता बताया था, तो उसने कॉर्टेस की हेल्प की थी और इस प्रकार से कॉर्टेस ने आसानी से मेक्सिको के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। मालिस्टा वह व्यक्ति जो दूसरों की भाषा और वस्त्रों की त्यों नकल कर लेता है, तो इसे भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। पूंजीवादी प्रणाली क्या होती है? देखिए, पूंजीवादी प्रणाली जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी व्यक्तियों अर्थात निगमों का स्वामित्व होता है और यहाँ प्रतियोगी खुले बाजार में भाग लेते हैं, अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवादी प्रणाली जिसके अंदर निजी स्वामित्व होता है और उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। लैटिन अमेरिका दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। महाद्वीप के देशों के लिए वर्तमान में प्रयुक्त एक सामान्य नाम लैटिन अमेरिका है, क्योंकि ये वहाँ पर यूरोपीय लोग स्पेनिश और जो है पुर्तगाली लोगों की जो प्रमुख भाषा या कह सकते हैं यूरोप की भाषा है वहाँ पर लैटिन अमेरिका। तो जो साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था उसे लैटिन अमेरिका के नाम से उन्होंने जाना है। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था? देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का निवासी था। वह 12 अक्टूबर 1492 को बहामा द्वीप के गुआनाहानी द्वीप समूह पर पहुंचा था और उसे द्वीप का नाम बदलकर सैन सल्वाडोर रखा और स्वयं को उसने वहां पर वायसराय घोषित कर दिया था, जो कि ये भारत की खोज में निकला था, लेकिन उसने अमेरिका की इस इलाके की तरफ पहुंच गया था। मैंको कपाक, देखो मैंको कपाक प्रथम इंका शासक था और इसने कुजको में अपनी राजधानी स्थापित की थी। उसके बाद हम अंतिम शासक के रूप में पिज़ारो जब वहाँ पर गया था तो उसने अताहुआल्पा को जो है उसे जेल में डाल दिया था और बाद में उसकी हत्या करके कमरा भर फिरौती भी ले ली थी। कार्डिनल पियर डिएली जो कि एक लेखक है और उन्होंने 1410 में एक पुस्तक लिखी थी जो कि खगोल शास्त्र और भूगोल पर आधारित थी और उस पुस्तक का नाम था इम्गो मुंडी। ठीक है, आपको याद रखना है इम्गो मुंडी, जिसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने पढ़ा था और इस पुस्तक को पढ़कर ही कोलंबस प्रभावित होकर समुद्री यात्रा पर निकला था, अटलांटिक पार करके आगे बढ़ा था। अमेरिगो वेस्पुसी जो कि फ्लोरेंस यानी इटली का निवासी था, जो कि एक भूगोलवेत्ता था। देखिए, ये एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, अमेरिगो वेस्पुसी, और भूगोलवेत्ता भी था और इसके नाम पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों का नामकरण हुआ है। बार्टोलोम डी लॉस कैसास एक कैथोलिक भिक्षु था और ये स्पेनी विजेताओं का कठोर आलोचक था। ये हम कविता के रूप में इसको पढ़ते हैं। कठोर आलोचक था, उसके अनुसार मूल निवासियों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा कि स्पेनी औपनिवेशिक प्राय अपनी तलवारों की धार अरावक लोगों के नंगे बदन पर आजमाते हैं, अर्थात स्पेनिश लोगों के अत्याचार की बात की गई कि कैसे वो सीधे साधे अच्छे लोगों के ऊपर है, अरावकी लुका समुदाय के ऊपर अपनी तलवार की धार आजमाते थे, अर्थात उन्हें परेशान करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। हरमन कॉर्टेस एक स्पेनी योद्धा था जिसने एज़टेक लोगों के ऊपर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, पूरा नाम उसका हरमन कॉर्टेस था। डोना मोरिना ये कॉर्टेस की सहायिका थी और 3 भाषाओं की इसे अच्छा ज्ञान था और ये दुभाषी का काम करने वाली थी और इसने एज़टेक समुदाय के राजा के साथ एक तरह से धोखा ही किया था। फ्रांसिस्को पिजारो स्पेनिश योद्धा था, इसने इंका लोगों के ऊपर अपनी विजय प्राप्त की थी और अताहुआल्पा को उसने जो है
बंदी बना के एक कमरा भर फिरौती भी ले ली थी। पेड्रो एल्वारिस कैब्रल एक पुर्तगाली था जिसने ब्राज़ील पर पुर्तगालियों का अधिकार प्राप्त कर लिया था और उसने ब्राज़ील वुड वृक्ष के आधार पे बहुत सारी टिम्बर या इमारती लकड़ी है वो खोज निकाली थी। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो आशा करती हूँ ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और साथ में उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।